या विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है कि कोशिका के जो बाहरी आवरण होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो कोशिका को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। जंतु कोशिका में तमाम प्रकार के जीव जंतु आते हैं और पादप कोशिका में सभी प्रकार के पेड़ पौधे आते हैं। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस ये है कि जो बाहरी कोशिका का जो भाग होता है वो कोशिका झिल्ली कहलाता है। ये जंतु कोशिका में और पादप कोशिका दोनों में रहते हैं, लेकिन पादप कोशिका में एक उसके भी बाहर एक भाग होता है जिसको कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। कोशिका को निश्चित रूप जो है प्रदान करने का कार्य कौन करता है। तो जो कोशिका को निश्चित रूप देता है उसका कार्य जो है यह कोशिका झिल्ली का होता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली जो है तो कोशिका भित्ति को कोशिका झिल्ली जो है कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रोटीन के निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है, यानी प्रोटीन का जो निर्माण है वह कहाँ पर होता है। यह जो है लाइसोसोम में होता है या राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में या गोल्गी काय बॉडी में। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वह है तीसरा नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी है कि प्रोटीन के संश्लेषण का जो कार्य है वो राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, यानी लाइसोसोम को जो है यह आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तथा माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, यानी ऊर्जा ये कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। और प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कोशिका के राइबोसोम में होता है, इसलिए यह प्रोटीन का सक्रिय स्थल के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि ल्यूकोप्लास्ट यानी जिसको हिंदी में अवर्णी लवक कहते हैं, यह मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का जगह कौन सा है। यह जड़ की कोशिका में रहता है या तना की कोशिका में या पत्ती की कोशिका में या फूल की कोशिका में, फूल फल की कोशिका में। तो तीन प्रकार के लवक होते हैं और लवक भी जो है वह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से भी जानते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है यह पत्ती में पाया जाता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट जो है वह फूल एवं फल में पाया जाता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट है जिसको अवर्णी लवक कहते हैं यह पौधे के जड़ों में पाया जाता है। इसलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है। जी, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने का कार्य किसका है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो कोशिका है पादप कोशिका वह केवल पौधे में पाया जाता है ये लवक, और ये लवक जो है वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो पत्ती को जो हरा रंग देने का कार्य है वह क्लोरोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है, यानी पांचवा नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए, और साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ध्वनि का ताप जो है तत्व, ध्वनि का जो तत्व है पिच, यह किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तत्व या पिच जो है यह आवृत्ति पर निर्भर करता है, या तीव्रता पर, या वेग पर, या फिर आयाम पर। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 6 नंबर प्रश्न का वह है ऑप्शन नंबर ए की आवृत्ति, यानी ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं कि एक सेकेंड में कितना बार जो है यह साइकिल पूरा कर रहा है वह उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और ध्वनि का जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पर ही निर्भर करता है। और याद रखिएगा कि ये जो पिच है यह महिलाओं का हाई और पुरुषों का कम होता है, इसी वजह से महिलाओं की जो आवाज़ है वो सुरीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज बारंबारता तक की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। जो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की जो ध्वनि है केवल मनुष्य इसी बीच के जो है आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। आवृत्ति का जो मात्रक है वो हर्ट्ज है, जिसको संकेत HZ से लिखते हैं। तो मनुष्य के द्वारा जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ही आवृत्ति की ध्वनि को सुना जा सकता है। इसलिए इसका नाम जो है 7वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी होगा कि श्रव्य या ऑडिएबल, इंग्लिश में ऑडिएबल कहेंगे, श्रव्य या ऑडिएबल ध्वनि ये है। तरंग का जो ये आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न द्रव्यों में से ध्वनि किसमें सबसे तेज यात्रा करेगी? तो ध्वनि का जो सबसे तीव्र यात्रा होगा, ध्वनि जो है वो निर्वात में यात्रा नहीं करती है, अर्थात सी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ध्वनि के यात्रा करने के लिए कोई ना कोई माध्यम का होना आवश्यक है, चाहे वो माध्यम ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। तो जैसे ठोस में जो है ध्वनि की जो वेग है ध्वनि का वो सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। इसलिए 8वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कि द्रव्यों में जो ध्वनि का तेज सबसे अधिक तेज जो है वह स्टील में होगा। ये जो ऑप्शन है इसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो वायु में जो ध्वनि का वेग है वो लगभग जो है 330 मीटर प्रति सेकंड के आसपास वायु में ध्वनि का वेग होता है, अर्थात इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। ध्वनि को मापा जाता है, इसके मात्रक क्या है? यानी मात्रक के बारे में पूछा जा रहा है कि ध्वनि को मापने का मात्रक कौन सा है? डेसी में मापते हैं, डेसीमल में मापते हैं या फिर डेसीबल में मापते हैं? तो ध्वनि हो या फिर ध्वनि प्रदूषण हो, इसको मापने का जो मात्रक है वो डेसिबल है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कर्नाटक राज्य की बाबा बुदन पहाड़ियां में कौन सा खनिज पर्याप्त मात्रा में हमें प्राप्त होता है? ये यूरेनियम है या लॉयस्क है या बॉक्साइट खनिज है या फिर मैंगनीज है? तो 11वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा कि जो बाबा बुदन पहाड़ी से खनिज की प्राप्ति होती है वह लॉयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? ये चारों जो है ये लोहे के ही अयस्क हैं, यानी इनसे लोहा की प्राप्ति होती है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, ये चारों प्रमुख रूप से लोहा के अयस्क है। लेकिन जो अधिकांश लौह अयस्क भारत में जो पाए जाते हैं वह जो है हेमेटाइट लौह अयस्क जो है भारत में पाए जाते हैं, अर्थात 12वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी जस्ता जिसको जेडेन से जानते हैं, जिंक का उत्पादन भारत का कौन राज्य सबसे अधिक सर्वाधिक जिंक उत्पादन करने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है? वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान जो है यह जिंक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? जिप्सम के बारे में हम लोग इससे पहले भी क्लास में किए थे कि जिप्सम जो है जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और उस प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो इस्तेमाल है वह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और ये जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है यह कौन से राज्य में पाया जाता है? तो इसका भी सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कि राजस्थान राज्य में जिप्सम की प्राप्ति होती है और उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिससे टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में सहायक होता है तथा ये मूर्ति वगैरह बनाने में भी इसका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? जी, खनिज के भंडार के बारे में हम लोग देख रहे हैं एक प्रश्नों को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न परीक्षा में संभावना है पूछे जाने के। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा वह होगा केरल, की विश्व का जो सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है वह केरल में है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस जो आयोग है ONGC के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन जो है यह इसकी स्थापना कब हुई थी? ONGC की जो स्थापना का वर्ष है वो सही वर्ष क्या है? 1856 है या 1914 है या फिर 1936 है या 1956 है? तो ONGC की जो स्थापना का वर्ष है वह है 1956, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई का जो संबंध है वह इस्पात के उत्पादन से है या पेट्रोलियम के उत्पादन से है या फिर वहाँ कोई मकबरा है या जूट का उत्पादन होता है? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 17वां नंबर प्रश्न के लिए कि मुंबई हाई का जो संबंध है वह पेट्रोलियम के उत्पादन से है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में लिग्नाइट कोयले का
ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कोयला का सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि कोयला का दो समूह हैं। एक है गोंडवानालैंड कोयला और दूसरा समूह है जी, तो एक गोंडवानालैंड कोयला है, दूसरा टर्शियरी काल का कोयला है और उसमें अधिकांश गोंडवाना समूह के कोयला पाया जाता है। और कोयला का जो प्रकार है वो 4 किस्म का प्रकार है कोयले का। ये लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट और एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो है वो सर्वोत्तम किस्म है कोयले का। एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। सबसे जो कोयले का बेकार किस्म है वो पीट है और सबसे जो अच्छा किस्म है वह है एंथ्रेसाइट। और इस प्रकार लिग्नाइट कोयला जो है ये मीडियम टाइप का कोयला है। इसका जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि तमिलनाडु राज्य जो है यह लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो कोयला से रिलेटेड ये प्रश्न है। एससीईआरटी के जो भूगोल है हमारी दुनिया के नाम से वो इसको कवर करता है और एनसीईआरटी भी इसको कवर करता है। तो ये जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों से संबंधित प्रश्न है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। बस हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यह वीडियो आपके लिए जितना सहायक साबित हो रहा है, आप प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तथा आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं दोस्तों तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सा है? मीठे पानी की झील जो है वो कौन है? उलर झील, चिल्का झील, लोकटक झील या फिर पुष्कर झील। तो भारत में जो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, 19वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कि उलर झील जो है ये भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रसिद्ध लैगून झील जिसको चिल्का झील के नाम से भी जानते हैं, यह कौन से राज्य में स्थित है? जो चिल्का झील है, लैगून झील, यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है या आंध्र प्रदेश में है या उड़ीसा में है या फिर तमिलनाडु में है? तो 20वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कि जो चिल्का झील है यह है उड़ीसा राज्य में स्थित, यानी सी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? बौद्ध जो स्तूप है भारत में या सारनाथ में है, सांची में है, गया में है या फिर अजंता में है? 21वां नंबर प्रश्न का जी सबसे करेक्ट आंसर क्या है? तो सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप के रूप में जाना जाता है वह सांची का बौद्ध स्तूप जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? जी 2 जैन ये हुआ है और 4 जो है बौद्ध संगीति हुआ है और 2 जैन संगीति हुआ है। तो प्रथम जो जैन संगीति का आयोजन किया गया था वह कौन से स्थल पे किया गया था? तो प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन है 22वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर है वह है पाटलिपुत्र की पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित कब हो गया? यह विभाजित जो होने का समय है या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था या अशोक के समय में हुआ था या कनिष्क के समय में या इनमें से कोई नहीं? 23वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यह जैन धर्म को अपनाए थे और इन्होंने जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में पड़ता है वहाँ चले गए और वहाँ जो है सलेखना विधि से यानी खाना पीना छोड़ करके अपना प्राण त्याग किया था। क्योंकि जो है भीषण अकाल पड़ने के कारण ये लोग बिहार से वहाँ गए थे और उसके बाद जब लोग वापस आए 8 साल के बाद लगभग, तो पटना में जब संगीति हुई तो उसमें जो है 2 ग्रुप बट गए थे, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो इस प्रकार जो है ये 2 विभाजित हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से आता है। तो इसमें 3 पिटक है मुख्य रूप से, जो एक है सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक और एक है अभिधम पिटक। तो 3 पिटक है, BCD तीनों पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। लेकिन जो त्रिपिटक में शामिल नहीं है वह है जातक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है 24वां नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? ये गौतम बुद्ध अपना गुरु जो है किन्हें मानते थे? ये पाणिनि को मानते हैं या फिर अलार कलाम है या कपिल है या फिर पतंजलि हैं? तो इसका जो सबसे सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी
कि गौतम बुद्ध के जो गुरु हैं वो अलार कलाम, यानी बी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज ने जो पुस्तक की रचना की है उसका नाम क्या है। तो मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक की रचना की गई है यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और ये जो है इसका यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और यहाँ आए तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है इंडिका, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है 26वां नंबर प्रश्न के लिए कि इनके पुस्तक का नाम क्या है। तो इंडिका जो है इनके पुस्तक का नाम है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। 27वां नंबर प्रश्न है कि सांची का स्तूप बनवाने का जो काम है वह अशोक के द्वारा किया गया है या गौतम बुद्ध के द्वारा या फिर चंद्रगुप्त के द्वारा या खरगेन के द्वारा। तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है यह अशोक के द्वारा कराया गया था, यानी इस प्रश्न के लिए भी सबसे सही उत्तर 27वां नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। श्रीनगर की जो स्थापना है वो अशोक के द्वारा किया गया है या बिंदुसार हैं या फिर चंद्रगुप्त मौर्य हैं या दशरथ हैं। तो जो श्रीनगर की स्थापना है वो अशोक के द्वारा किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है 28वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है शासन मौर्य वंश का वो बिंदुसार के हाथों में गया जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और उसके पश्चात जो है शासन अशोक के हाथ में गया। तो जिस वक्त बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उस वक्त जो है अशोक कहाँ का गवर्नर था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कि वह उज्जैन का गवर्नर था और उसके बाद जो है अशोक जो है यह शासक बने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था। मौर्य काल में सीता जो है यह देवी के लिए उपयोग होता था या धार्मिक संप्रदाय था कोई या फिर राजकीय भूमि से प्राप्त आय था या ऊसर भूमि था। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि मौर्य काल में जो सीता से तात्पर्य है वह है राजकीय भूमि से प्राप्त आय के रूप में सीता का इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भगवान रोटी वाला कहा गया था। यह जो सूफी का सिलसिला है उसमें कौन सी सूफी शामिल है। शेख नसीरुद्दीन है या ख्वाजा कुतुबुद्दीन है या सलीम चिश्ती है या फिर निजामुद्दीन औलिया है। तो इसका जो सबसे सही जवाब है 31वां नंबर प्रश्न का वह है ऑप्शन नंबर बी कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन को जो है बख्तियार काकी के नाम से भी जाने जाते हैं। बी ऑप्शन सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया और उसको किस नाम से जाना गया। जी, महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद हुआ उसको इकबाल नामा के नाम से जाना गया या फिर रज़्म नामा कहा गया या अकबर नामा कहा गया या फिर ये सकीनतुल औलिया के नाम से इसको जाना गया। 32वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि उसको जो है रज़्म नामा के नाम से जाना गया था। अकबर के शासनकाल में महाभारत का जो अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट हुए हैं। निम्नलिखित में से जो अंतिम मुगल सम्राट है आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय या फिर बहादुर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय। तो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है कि बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जो है बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति में दिल्ली से इनका विद्रोह में नाम आता है और इनको जो है कैद करके भेज दिया गया था बर्मा की राजधानी रंगून। काले पानी की सज़ा दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा और ये वहीं जो है वहाँ इंतकाल किए और इनके जो 2 पुत्र थे उनका भी जो है ये गर्दन काट करके और भेज दिया गया था और ये बोले कि अंग्रेज़ों के सामने मेरे 2 क्या, अगर ऐसे ऐसे कितने बेटों का सर कट जाए फिर भी जो है देश को अंग्रेज़ों से ये करना है। तो और वहीं इन्होंने जो है अपने ये पर एक शेर भी लिखा था बहादुर शाह जफर ने, जो कि बहुत फेमस हुआ था कि कितना है बदनसीब जफर कफन के लिए और 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था। अकबर द्वारा जो बनवाए गए भवन था 34वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कि वह इबादत खाना के नाम से
जाना जाता था, जो अकबर के द्वारा बनवाया गया भवन था, जहाँ इबादत खाना के रूप में वह जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है। यानी तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस का रचना किया गया उस समय भारत में किनका शासनकाल चल रहा था। तो सबसे सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जाना जाएगा कि यह अकबर के शासनकाल में जो है रामचरितमानस की रचना की गई है। हम लोग आगे प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो का अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। जी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल है वो रॉबर्ट क्लाइव है या फिर वारेन हेस्टिंग है। तो 36वां नंबर सवाल का सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि वारेन हेस्टिंग जो है यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी तो 1600 ईस्वी में कहाँ हुआ था तो लंदन में। और उसका जो प्रथम गवर्नर था भारत में कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल वह वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। यह पहला यूरोपीय यात्री था जो भारत पहुंचा था, और यह 1498 में यह भारत आया था। और यह कब कहाँ पर पहुंचा था तो यह जो है केरल में कालीकट के पास जो है आया था। यानी 37वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि वास्को डी गामा जो है 1498 में कहाँ आया था, केरल में कालीकट की बंदरगाह पर। और उस वक्त वहाँ के राजा कौन थे तो जेमोरिन थे। और ये जो यहाँ से मसाला ले गया तो 60 गुना मुनाफा वहाँ जा करके यूरोप के बाजार में कमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 की भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो हम अभी कहे हैं कि भारत में जो है समुद्री मार्ग की खोज का जो श्रेय है वह किसको जाता है, वास्को डी गामा को, क्योंकि यह पहला यूरोपीय यात्री था जो कहाँ का था, पुर्तगाल का था, जो भारत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में जो ये अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई थी वह कहाँ, तो वह किया गया था ऑप्शन नंबर बी कालीकट में ही। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा 1612 ईस्वी में पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई। तो उन्होंने यह फैक्ट्री कहाँ स्थापना किया था, तो अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित फैक्ट्री है वह गुजरात के सूरत में है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार आज हम लोग अभी जो है 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, इतिहास, भूगोल और ये विज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों को उत्तर को व्याख्या के सहित किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा तथा आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। हम आपसे चलते चलते ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी जब हमारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुआ और हमारा संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ, उस बीच में जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने उसमें मूल कर्तव्य नहीं जोड़ा था। बाद में जो है संविधान संशोधन के द्वारा इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो यह जो मूल कर्तव्य हमारा जोड़ा गया है यह भारतीय संविधान में यह कहाँ से लिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। तो यह जो मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है यह पूर्व सोवियत संघ रूस से किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ये मूल संविधान में जोड़ा कहाँ गया है तो यह भाग 4 में और ये अनुच्छेद जो है 51 क में जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य जो निर्धारित किए गए हैं वह किस संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इस दूसरा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह है कि ऑप्शन नंबर सी, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया। और यह मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में जोड़ा गया है यह किसकी सिफारिश पर, तो ये भी याद रखेंगे कि सरदार सरवण सिंह समिति की जब सिफारिश की गई तो फिर मौलिक कर्तव्य जो है सभी नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए थे।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो जोड़ा गया, लेकिन यह कब जोड़ा गया है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान के भाग 4 में, और अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 51 क या 51 ए कहेंगे, उसमें जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। दोस्तों हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखेंगे। हम इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ आपसे यह भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? जी, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए वह है ऑप्शन नंबर ए कि 51 ए में। हम उसी वक्त से कह रहे हैं कि 51 ए, या अगर हिंदी की बात करें तो 51 क में जो है इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है सिखों को कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? यानी सिख समुदाय के जो लोग हैं हमारे भारत में, तो उन्हें जो है कृपान रख करके बाकी उसके उन सिख मतवालंबी के अतिरिक्त कोई अन्य धर्मावलंबी जो है वो किसी प्रकार का कोई ये लेकर के चलने का उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन जो सिख समुदाय के लोग हैं उन्हें जो है कृपान लेकर के चलने का अधिकार प्राप्त है। यह भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो अनुच्छेद 25 है यह इस बात का उन्हें अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? यानी भारतीय संविधान के द्वारा जो है भारत के लोगों को जो नागरिकता दी गई है वो किस प्रकार की नागरिकता दी गई है? एकल नागरिकता है या फिर दोहरी नागरिकता है? तो अगर हम लोग बात करें कि भारत में नागरिकता की, तो भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। यानी भारत का जो नागरिक है चाहे वो किसी भी राज्य में बसता हो उसे भारत का नागरिकता प्राप्त है। ऐसा नहीं कि कोई बिहार का नागरिक है तो फिर वो उत्तर प्रदेश में जाकर के नहीं रह सकता है, दिल्ली में जा करने पर उसे जो है वहाँ नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर कोई बिहार का नागरिक है तो वो बिहार का ही नागरिक माना जाएगा, भले वो कहीं गुजर बसर करे। लेकिन अगर वो बिहार की जगह उत्तर प्रदेश जाता है और वहाँ बसना चाहता है तो फिर उसे बिहार की नागरिकता खत्म कर उत्तर प्रदेश की नागरिकता मिल जाएगी। यानी वो भारत का नागरिक है, उसे उस प्रोसीजर से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। जो अन्य देशों में जो है राज्य का नागरिकता अलग और देश का नागरिकता अलग दिया जाता है, इस प्रकार का भारत में नहीं है। भारत की जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भाषाई आधार पर भारत में पहला कौन सा राज्य बनाया गया था? भाषा के आधार पर जो गठित होने वाला प्रथम राज्य है भारत में वह है आंध्र प्रदेश। जो है भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य है जो 1956 में गठित हुआ था, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इंडिया भारत को जो है वो राज्यों का एक संघ कहा गया है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा? 8वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है कि यह अनुच्छेद 1 यानी पहला अनुच्छेद में ही यह बात कही गई है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो मूल अधिकार जो प्राप्त है वह है अनुच्छेद 12 से 35 के तहत जो है वो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया है। और यह भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है यह अधिकार हमें दिया गया है। भाग कौन सा है? 3 है। उसके तहत जो है भारतीय नागरिकों को अब मूल अधिकार की संख्या कितनी है? तो कुल 6 मूल अधिकार जो है दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? यानी छुआछूत का उन्मूलन करने वाला जो है यह कौन सा अनुच्छेद है? इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा? तो अस्पृश्यता का उल्लंघन करने वाला जो है
ये है वो अनुच्छेद 17 है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 10वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा कि अनुच्छेद 17 के तहत जो है यह भारतीय संविधान जो है अस्पृश्यता को उन्मूलन करता है, यानी किसी भी प्रकार के छुआछूत को जगह नहीं दिया गया है, सभी इक्वलिटी की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। तो फोर्ट विलियम जो कॉलेज है यह कहाँ स्थित है, हम सभी जानते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा यह है ऑप्शन नंबर डी कि फोर्ट विलियम जो है यह कलकत्ता शहर में स्थित है, यानी डी जो है इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। स्वराज पार्टी का गठन जो है यह 1923 ईस्वी में हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि 1920 से स्टार्ट होने वाला असहयोग आंदोलन 22 तक चला, लेकिन 22 में जब चौरा चौरी कांड हुआ तो उसके पश्चात गांधी जी जो है वो असहयोग आंदोलन वापस ले लिए और गांधी जी से नाराज होकर के मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, और फिर चित्तरंजन दास, जिनको देश बंधु भी कहा जाता है, दोनों लोगों ने मिलकर के जो है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो किसने गठन किया? तो यहाँ मोतीलाल नेहरू का नाम नहीं है तो चित्तरंजन दास होगा। अगर दोनों का नाम रहेगा तो एक से अधिक ऑप्शन वाले उत्तर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे अध्यक्ष चुनाव में हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो 1938 में जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरा करके कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था वो पट्टाभी सीतारमैया, और पट्टाभी सीतारमैया जो है यह माना जाता है कि यह गांधी जी की ओर से जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के रेस में थे, और सुभाष चंद्र बोस ने जो है उन्हें हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद जो है उसके अगले साल कांग्रेस से जो है ये सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा है। क्रिप्स प्रस्ताव को जो है पोस्ट डेटेड चेक कहने का काम जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। क्रिप्स मिशन जब आया तो गांधी जी ने जो है उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, यानी ऐसा चेक जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा 14वां नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। 2 विश्व युद्ध जो है दुनिया ने देखे हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो है यह 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। उसके पश्चात जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है शुरू हुआ 1939 में और चला कब तक? 1945 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध में तो अंग्रेजों ने बेवकूफ़ बनाने में ये कामयाब हो गए। भारतीयों को कहा कि अगर हम मित्र राष्ट्र जो है विश्व युद्ध जीत जाता है तो भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में शुरू हुआ और 45 तक चला, यानी 15वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है वह जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे। नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही जवाब होगा कि महात्मा गांधी जो एक व्यापारी का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ जो है इन्होंने फिनिक्स आश्रम की जो है स्थापना किए थे दक्षिण अफ्रीका में। ये भी एक प्रश्न बनता है गांधी जी से रिलेटेड। तो यह भारत कब लौटे? तो भारत जो है गांधी जी लौटे थे 1915 ईस्वी में, और भारत आने के बाद इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया, और उसके बाद जो है बिहार के चंपारण में से जो है इन्होंने सबसे अपना पहला सत्याग्रह भारत में शुरू हुआ। नील की खेती के विरुद्ध जो है तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध इन्होंने बिहार के चंपारण से 1917 में पहला सफल सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब और कहाँ प्रारंभ हुआ। 3 प्रमुख सत्याग्रह है गांधी जी के भारत आने के बाद जो है बैक टू बैक। तो प्रथम जो है वैसे गांधी जी के द्वारा जो शुरुआत किया गया सत्याग्रह है वह है चंपारण 1917 का, यह पहला सत्याग्रह है। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद खेरा सत्याग्रह 1918 में और अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में। अहमदाबाद जो है वो मिल में काम करने वाले मजदूरों की तरफ से गांधी जी ने जो है मिल मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह किया था, क्योंकि मजदूरों को जो है उसकी मजदूरी बराबर सही ढंग से नहीं मिल पा रही थी, इसलिए ऑप्शन तो ये 3 जो है प्रमुख गांधी जी के शुरुआती दौर के सत्याग्रह था। उसके बाद जो फिर गांधी जी तो अनेकों सत्याग्रह चलाए हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु के रूप में नाम आता है, हम पीछे भी इस पर चर्चा किए हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले
को जो है महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु चुना था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ। तो 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा जो है दांडी से यात्रा निकला था। दांडी के लिए 1930 में 12 मार्च 1930 को ध्यान रखिएगा, 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले थे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके नमक बना करके नमक कानून भंग किए थे। यह जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन जो है यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध चला और असहयोग आंदोलन जो है यह 1920-22 में जो चला है यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद और 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ है इसका सबसे सही जवाब ये होगा ऑप्शन नंबर बी के 1920 में जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद अगर प्रारंभ हुआ तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वह मुख्य रूप से जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोगों के नरसंहार के बारे में जाना जाता है। कौन था तो जनरल ओ डायर ने जो है इस पर गोलियां चलवाया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। अब यह जो प्रश्न है हमारा यह विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए दोस्तों हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी हम लोगों ने भारतीय संविधान और इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। आगे हम लोग विज्ञान भूगोल से इत्यादि से प्रश्नों को देखेंगे, इसलिए आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो या अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ हम आपसे रिक्वेस्ट ये भी करेंगे कि वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर करना नहीं भूलिए। क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और ओम का इस प्रकार का चिन्ह होता है। एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का मात्रक है और वोल्ट जो है यह विद्युत का विभव का मात्रक है। विद्युत विभव यानी वोल्टेज कहेंगे हम लोग। और वाट जो है यह शक्ति का मात्रक है। तो इस प्रकार ये सभी भी हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि आमीटर क्या है। तो आमीटर के जरिए जो है किसी भी परिपथ का जो है किसी भी सर्किट का विद्युत धारा को मापा जाता है। किसी भी सर्किट के विद्युत धारा को मापा जाता है आमीटर के जरिए। तो विद्युत धारा को मापने के लिए जो है हम लोग को आमीटर को जो कनेक्ट करना पड़ता है वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 22वां नंबर क्वेश्चन के लिए वोल्ट मीटर जो है उसके जरिए किसी भी परिपथ के विद्युत विभव को मापा जाता है और वोल्ट मीटर को जो कनेक्ट किया जाता है वो समांतर क्रम में किया जाता है। ये हम लोग याद रखेंगे, इससे अक्सर प्रश्न बनते हैं आमीटर और वोल्ट मीटर में। आमीटर से करंट मापते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं यानी विभव मापते हैं और समांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से जूल किसका मात्रक है। तो जूल जो है दो चीज़ों का मात्रक होता है। एक जूल कार्य का मात्रक होता है और जूल जो है वह ऊर्जा का भी मात्रक होता है। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास केवल कार्य दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर के रूप में टिक करेंगे। वहीं अगर हमारे परीक्षा में इस प्रकार से दे कि जहां ऑप्शन में कार्य और जूल दोनों उपस्थित हो तो एक से अधिक वाले जो ऑप्शंस होते हैं हम उन्हें टिक करेंगे। याद रखेंगे जूल एक ऐसा मात्रक है जो दो क्वांटिटी का मात्रक है यानी कार्य का भी और ऊर्जा का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है। तो जब कोई वस्तु अगर स्वतंत्र रूप से ज़मीन पर गिर रही है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई ये दाब या बल नहीं लगाया जा रहा है तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसकी जो कुल ऊर्जा है वह स्थिर रहती है। यानी 24 नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की शक्ति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। शक्ति मापने के लिए जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे पहले शक्ति को मापा जाता है किसमें, शक्ति को मापते हैं हम लोग वाट में। वाट जो है शक्ति मापने की इकाई है। किलो वाट का मतलब ये हो गया कि 1000 वाट। किलो से मतलब हो गया 1000 वाट और अश्व शक्ति जो है ये 700
746 वाट के बराबर होता है, ये भी याद रखेंगे। अश्व शक्ति हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो अर्थात सबसे जो छोटी इकाई हो जाएगा वो वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जब किसी पिंड को पृथ्वी की तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो उसमें ऊर्जा के साथ क्या स्थिति बनती है? उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है या स्थितिज ऊर्जा घटती है या फिर स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित रहती है या स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है? तो जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो mgh होता है। m अर्थात उस वस्तु का द्रव्यमान मास, जी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण, और एच जो है ऊंचाई। तो स्वाभाविक है कि जब हम लोग किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाएंगे, ऊंचाई जब बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर उठाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी में कौन सी ऊर्जा होगी? तो जो व्यक्ति चलती गाड़ी में बैठे होंगे उनके अंदर जो ऊर्जा संचित रहेगी, बैठे होने के कारण स्थितिज ऊर्जा होगी, और चूंकि गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, इसलिए वहाँ गतिज ऊर्जा भी होगी। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि वैसे व्यक्तियों के लिए में जो है गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा जो है उसमें मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि पहाड़ पर रखे पत्थर में संचित ऊर्जा है। तो कोई अगर पत्थर पहाड़ पर रखा है तो फिर उसमें कौन सी ऊर्जा संचित है? 28वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कि अगर कोई पत्थर पहाड़ पर भी रखा है तो उसमें संचित ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित रहती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कार्य गुणनफल होता है। कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होता है? तो कार्य जो है वह कार्य बराबर जो है डब्लू, कार्य को डब्लू से लिखते हैं, वह होता है एफ आई इंटू ये एस मतलब एफ से फोर्स बल और एस से जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो बल और विस्थापन का गुणनफल जो है यह कार्य कहलाता है। बल और विस्थापन का, यानी अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, बल लगाने के कारण जो है उसमें विस्थापन हो रहा है, उसकी स्थिति परिवर्तित हो जा रही है, तो कार्य होगा। ग्रामर, हिंदी ग्रामर जो है या अंग्रेजी ग्रामर ये कहता है, हिंदी ग्रामर में सिंपली हम लोग ये पहचान लेते हैं कि क्रिया जो है, कार्य जिस शब्द के अंत में ना लग गया वो क्रिया हो गया, जैसे खाना पीना सोना। लेकिन इसके अगेंस्ट साइंस जब हम लोग पढ़ते हैं भौतिकी में, तो उसमें बल जो है, जब बल लगाया जाता है और बल लगाने से अगर स्थिति में या उसके आकार में कोई परिवर्तन आता है तो कार्य माना जाएगा, अन्यथा कार्य नहीं माना जाएगा। हम लोग अगर अपने सर पे कोई बोझ उठा करके खड़े रहें तो हमारे ऊर्जा का ह्रास तो होगा, थकावट फील होगी, लेकिन एक जगह स्थिर खड़े रहने के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य वहाँ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है, तो कार्य और जो बल और विस्थापन का गुणनफल है क्या होगा? तो जितने भी ये हैं वो दो तरह की राशियां होती है, एक सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और एक अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होते हैं, दिशा का पता नहीं होता है। तो बल जो है उसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। उसी प्रकार जैसे अगर हम लोग बल लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, दिशा का ज्ञान मिलता है, और उसका कितना ये का जो है हम लोग बल लगा रहे कितना न्यूटन का ये भी पता चलता है, विस्थापन से भी डायरेक्शन पता चलता है। तो इस दोनों का गुणनफल जो कार्य है वो अदिश राशि होता है। कार्य से दिशा का पता नहीं चलता है, क्या कार्य हुआ ये पता चलता है, लेकिन वो किस दिशा में कार्य हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है, यानी 30 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 31 की बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ये जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है यह भारत के किस राज्य में विकसित है? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है यह भारत के मेघालय राज्य में विकसित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे सही उत्तर होगा। दोस्तों हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को भी दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इससे अपना बेहतर फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो तेल क्षेत्र जो स्थित है हमारे ऑप्शन में जो राज्य हैं, राजस्थान मौजूद नहीं है, बिहार में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि असम में जो है तेल क्षेत्र स्थित है। बिहार में क्या स्थित है इसमें? तो बिहार में जो है तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि राष्ट्रीय महामार्ग 2 यानी NH जो है 2 यह कहाँ से कहाँ तक है? NH2
दिल्ली से कोलकाता तक है, या फिर यह जो है दिल्ली से अमृतसर है, या पटना पूर्णिया है, या पटना दरभंगा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये जो है NH2 दिल्ली से कलकत्ता तक की सड़क है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है यह निम्न में से किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व हुआ है यह 34वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये जो है संपूर्ण क्रांति आपातकाल के बाद जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था पूरे भारतवर्ष में। तो इसका 34वां नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जो है यह जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 की चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। चिपको आंदोलन जो है यह पर्यावरण संरक्षण से लेकर के पौधे को बचाने की कोशिश में जो है यह आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो यह आंदोलन जो है 35 का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कि मुख्य रूप से यह आंदोलन जो है यह महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। किनके नेतृत्व में। तो यह जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन चला था। कहाँ। तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया। हम अभी कहे हैं दोस्तों कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व जो है वह सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। यानी 36वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा। सबसे सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है वह चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है ये याद रखेंगे तो 2009, 4, 19 या 14 इन सभी में जो है लोकसभा के चुनाव हुए हैं। तो जो 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है वो 2014 में हुआ है। वर्तमान में जो सरकार चल रही है केंद्र की सरकार वह 17वीं लोकसभा के ये से चल रही है। तो 17वीं लोकसभा का चुनाव हो गया 2019 में और 17वीं लोकसभा में जो है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला काम कर रहे हैं और 16वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो है सुमित्रा महाजन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है। यानी नर्मदा घाटी परियोजना से किन किन राज्यों को बेनिफिट्स मिल रहा है। तो अगर हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे एक बार सही से तो इसका सबसे जो करेक्ट आंसर का कूट बन रहा है कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना से जो है यह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों को जो है यह बेनिफिट उससे मिल पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 की ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो निम्न में से किस प्रांत में शुरू हुआ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है यह किस प्रांत में शुरू हुआ है। तो ये जो शुरू हुआ है दक्षिण भारत का एक प्रमुख प्रांत है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश में जो है ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 की किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ था। हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध जो है आंदोलन की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई है। तो इसका सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कि तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई है। दोस्तों हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके उत्तर की व्याख्या के सहित देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभदायक और आने वाले परीक्षाओं में सबसे उपयोगी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ प्रश्नों को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और यह प्रश्न आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।